हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो देखिए, हम इसमें ये देखेंगे कि गवर्नमेंट बॉडी जो है वो कार्य कैसे करती है, कैसे बिल्स पास होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोकतंत्र का मतलब मैं आपको लगभग सारे चैप्टर में ही बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जहाँ पे जनता का शासन होता है, शासकों का चुनाव जनता करती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है शासकों को कुछ कायदे कानून को भी मानना पड़ता है, वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो उन्हें भी जो है वो संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना पड़ता है, उनके भी कुछ दायरे होते हैं। तो ये अध्याय जो है लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। अभी करंट मामला ही देखिए कि आर्टिकल 370 को किस प्रकार जो है वो हटाया गया। हम ये भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरीके से जो है वो सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम जो है इन फैसलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं, जो कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि हमने पिछली कक्षाओं में तो संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ही चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो है संक्षेप में वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे भी ध्यान देंगे। और हम संस्था के संबंध में यह भी प्रश्न करेंगे कि किस तरीके का काम जो है वो करते हैं और एक संस्था और दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है और इनके कामों को क्या चीज़ कम और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। तो कई बार हम इनकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी जो है वो करते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देखेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत सरकार को केंद्र और संघ की सरकार भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो देखिए, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, आइए देखें एक उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए, एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसमें कार्यालय ज्ञापन भी कहा गया। तो सभी सरकारी आदेशों की तरह यह ज्ञापन भी जो है एक संख्या थी। तो इस संख्या को जो है OM नंबर 36012/31/90 है ना। तो ये कार्मिक विभाग का था। और ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है वो रिलेटेड था। तो मुश्किल से पन्ने का था। तो ये क्या था कि ये वैसा आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा आपको देख के, आप अपने स्कूल में देखे भी होंगे। तो सरकार जो है हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण भी बना। अब आइए देखें निर्णय जो है किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो है GI डिपार्टमेंट ऑफ पर NTRG, ये SCT डेटेड 13/8/1990। तो इसका सब्जेक्ट क्या था, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विस। तो देखिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी बातें जान लेते हैं कि वर्ष 1979 में जो है मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसकी अध्यक्षता की थी VP मंडल जो है इनकी अध्यक्षता की थी। तो क्या हुआ था कि आर्टिकल 340 के तहत संविधान जो है पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति का सुझाव जो है वो प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1980 में। इसमें इन्होंने ये बताया कि 3743 जातियों की पहचान की गई जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी। तो जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था। कितना था, 52%, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति शामिल नहीं है। ये सिर्फ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इनको जो है नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की और इस तरीके से जो है संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का 50% हो गया। अब आती है बात 10 वर्ष बाद की 1990
1990 की। देखिए 10 वर्ष बाद 1990 में वीपी सिंह, ध्यान रखेंगे वीपी सिंह ने क्या कहा कि देखिए सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। और दोबारा जो है 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन जो है वो प्रस्तुत किए। सबसे पहला परिवर्तन इन्होंने ये किया कि 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता, जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण। और दूसरा चीज इन्होंने ये कहा कि 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए व्यवस्था की गई। तो यही बिल जो है वो पास हुआ। देखिए लिखा भी हुआ है। और देखिए ये जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कमीशन बने हुए हैं, इन्हें संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया है। तो ये देखिए ये जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है सुरक्षा के लिए आयोग बनाया गया है। और इन्हें जो है सिविल न्यायालय का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे किसी भी अगर भर्ती में हो गया या फिर किसी भी फील्ड में अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो ये इसकी सुनवाई कर सकते हैं, उस पर स्टे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर जो है इनको। तो देखिए इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार में सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े यानी कि SEBC के लिए आरक्षित होगी। और अब तक जिन जाति समूहों को सरकार जो है पिछड़ा मानती थी, उन्हीं का एक और नाम जो है SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को मिल रहा था, और अब जो है SEBC यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए भी मिल रहा था। यानी कि 27% का आरक्षण जो है इनके लिए तैयार किया गया था। और अन्य लोग जो है इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अब ये तो बात हो गई 27% आरक्षण की। अब निर्णय करने वाले कौन हैं? तो देखिए इस ज्ञापन को जो है जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले एक व्यक्ति ने तो इतना बड़ा फैसला किया नहीं होगा। तो इसके लिए हस्ताक्षर पर उस जो है दस्तावेज थे उन लोगों के हस्ताक्षर से जिन जिन लोगों ने निर्णय लिया। तो वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। तो कामुक और जो है प्रशिक्षण विभाग में मंत्री ने भी खुद ये निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बड़ा निर्णय, आप समझ लीजिए कि जब ये निर्णय लिया गया था तो देश में कितना, मतलब समझ लीजिए कि औदा प्रदा की जो है स्थिति थी। तो ये है कि इतना बड़ा निर्णय तो जो है एक इंसान तो ले नहीं सकता। आपने पिछली कक्षा में ये भी देखा होगा कि कुछ के बारे में जो है पहले पढ़ लिया गया था, और अब जो है एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का बड़ा अधिकारी होता है। दूसरी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और दरअसल क्या है कि सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगली बात यह है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों को नियुक्त करता है, और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों का राजकाज जो है जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। अगली बात ये हो गई कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। आइए चलिए देखें। देखिए यह सरकारी आदेश जो है एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। बात थी 1979 की। भारत सरकार का दूसरा जो है पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता VP मंडल ने की थी, और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ा पर दूर करने के लिए उपाय करने का जिम्मा सौंपा गया था। अब क्या किया इस आयोग ने? इस आयोग ने 1980 यानी कि 10 साल बाद अपनी सिफारिशें दी, और आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 27% आरक्षण देना। अब रिपोर्ट तैयार हुई और उसकी सिफारिशें जो है वो संसद में उसकी चर्चा होने लग गई। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर आया 1989 का डे।
तो देखिए अब आया 1989 में हुआ लोकसभा का चुनाव। जनता दल ने अपनी चुनाव घोषणा में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। तो चुनाव बाद जो है जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता वीपी जुंझस प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो इसके बाद जो है कई घटनाएं हुई। आइए देखें क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहली घटनाएं ये हुई कि नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। दूसरी चीज़ क्या कही? दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगली बात ये कही गई कि अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए ये निर्णय किया कि संसद के दोनों सदन के जो है इस बारे में सूचित किया जाएगा। अब देखिए, अब आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि देखिए क्या है, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। कितना लोगों का विरोध झेलना पड़ा था, तब जाके अब जो है 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी पे लागू हुआ है। तो देखिए कैबिनेट के फैसले को कामक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से ली और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरीके से 13 अगस्त 1990 को ये जो है वो तैयार हो गया। अब अगले कुछ महीनों तक यह जो है देश का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया। आप समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अखबारों में, सोशल मीडिया में, फेसबुक मैसेंजर जो भी हो, अखबारों या टीवी में सारी तरफ जो है यही न्यूज़ चल रही थी और कई लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन भी हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों में हजारों अवसर जो है प्रभावित होने वाले थे, जाहिर सी बात है, और इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना ये था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका ये भी मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी आने पर मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब देखिए ये तो हुई एक पक्ष की बात। अब देखते हैं दूसरे पक्ष की बात। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि इससे जो है वो जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और ये निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए हमारी जो नीति है, हम जो भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वो जो है जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, इसलिए इसके बारे में जो है डिस्कस नहीं होगा। और हम जो है इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया, अब आइए ये जानते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करते हैं। तो इस आदेश के विरोधी भी गए वहाँ न्यायालय, मुकदमे दायर किए और उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील भी की। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया गया, यानी कि टैग कर दिया गया और इस मुद्दे को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला जो है किसके लिए था, तो ये ओबीसी आरक्षण को हटाने का मामला था। तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में कितने जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमेटी गठित हुई थी, 11 सदस्यों की। उन्होंने जो है 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उनके मूल आदेशों में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने जो है कहा कि पिछड़े वर्ग के जो है अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनके मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया और यह विवाद जो है वो सुलझ गया। तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अब आइए डालते हैं नज़र आरक्षण के मामले में किसने क्या किया।
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट ने क्या किया, आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति ने क्या किया, 27% आरक्षण देने का फैसला किया। और सरकारी अधिकारी ने क्या किया, आरक्षण को वैध करार दिया। देखिए, अब आती है बात राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, हमने एक उदाहरण के माध्यम से तो देख लिया कि सरकार कैसे काम करती है, किसी देश को चलाने में किस तरीके से जो है कई गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी होती है। तो वो जो है कर इकट्ठा करती है, यानी कि टैक्स इकट्ठा करती है, और वो जो है इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रम पर खर्च करती है। तो वह जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है, और कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, और कुछ जो है लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो ये तय करने वाला भी कोई होना चाहिए, क्या ये सही है और क्या गलत है। तो सबके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है, और ये भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख मुद्दों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जो है वो जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, और इस तरीके से व्यवस्थाओं को संस्थाएं भी कहते हैं। तो कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करेगा जब संस्थाएं जो है काम को अच्छी तरीके से करेंगी। तो देखिए, एक बात और जरूरी है, किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। तो दिए गए उदाहरण में हम विभिन्न संस्थाओं के काम को देखेंगे। देखिए, एक नज़र डालते हैं काम को भी। पहला काम, ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। दूसरी बात, मंत्रियों द्वारा जो है वो किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अब आती है बात, क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। तो देखिए, संस्थाएं जो होती हैं वो साथ काम करना आसान नहीं होता। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इससे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। तो संस्थाएं जो होती हैं इनके कामकाज में कुछ बैठकें हो गई, कुछ समितियां, और कुछ रूटीन का काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। तो इसी के कारण जो है अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, और इसीलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। और ऐसे कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत होगी। पर ये सोच जो है लोकतंत्र के मुताबिक अनुकूल नहीं है। इससे क्या लोकतंत्र भावना दिखती है, नहीं दिखती। तो संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या फिर थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में जो है उपयोगी होता है। कि देखिए कैसे, कि किसी भी फैसले को पहले अनेक लोगों से राय लेना होता है, मशवरा लेना होता है, इसका अवसर मिल जाता है। और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला जो है झटपट करना आसान नहीं होता। देखिए, कहते भी है ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दी फैसला करने से कोई सही फैसला नहीं ले, उसको सोच के समझ के मशवरा लेके लोगों का, है ना। तो यही चीज़ इसमें भी कही गई है। लेकिन संस्थाएं जो है बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है, और इसी कारण जो है लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। देखिए, अब टॉपिक आता है संसद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संसद को जो है इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, और संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। एक होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद जो है किससे किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन दिए रहेंगे, तो संसद किससे मिलकर बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चलिए मैं याद दिलाती हूँ। देखिए, यह फैसला जो है संसद ने नहीं किया, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डाल के देखते हैं कि क्या उसमें संसद का कोई जिक्र नहीं था या फिर था, ये भी हम देखेंगे। तो हम जो है इन्हें निम्नलिखित वाक्यों में पूरा करके याद करेंगे। देखिए,
मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, है ना। प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय जो है वो प्रभावित हुई। अब क्या देखेंगे, इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा, और अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। आपने देखिए, ये पहले भी देखा है, पहले की कक्षाओं में आपको याद होगा कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी तो क्या होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, हर लोकतंत्र में जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं लोग जो शासन में जाते हैं। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर हर लोकतंत्र में जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा ही होती है और यह जनता की ओर से कई तरीके के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, आइए पहली चीज़ देखें, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है? संसद के पास। देखिए, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, चेंज करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है? संसद के पास है। तो सबसे बड़ा अधिकार है संसद के पास। और कानून बनाने और विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं और दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, मौजूदा कानूनों को ख़त्म कर सकती हैं, है ना, और उनकी जगह नए कानून बना सकती हैं। अब देखिए अगला क्या है, दूसरा नंबर देखते हैं। तो दुनिया भर की संसद जो है सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरी बात ये आई कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। तो अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, इन सारे पॉइंट को पढ़ने पे देख पा रहे होंगे कि सरकार जो है वो तानाशाही नहीं कर सकती, उसके हाथ भी कई क्षेत्रों में बंधे हुए हो, वो एक अकेला फैसला नहीं कर सकता है हर चीज़ के मामले में। आगे देखते हैं, सार्वजनिक मसले जो होते हैं या फिर किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है और संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। तो चलिए अब आगे की चीज़ें जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे। संसद के 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।